Live better, healthier life. Health partner, Alchemist Hospital. Trust your health with us. Ojas Hospital. Trust your health with us. Education partner, Swami Devi Dayal Group of Professional Institutions. फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंच पंचकुला में, जिसमें पंचकुला में लोगों को कितनी मूलभूत सुविधाएं मिली हैं, पंचकुला में क्या विकास के काम हो रहे हैं, ये हम तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों से जानने की कोशिश सुबह से ही कर रहे हैं। और ये हमारा एक फाइनल सेशन जो है, लेकिन सबसे ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंचकुला से चुने हुए लोगों का जो मत है उसे उनके दिलों को जीतकर पंचकुला से विधायक बने और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मंच पर आएं और मंच पंचकुला कार्यक्रम का हिस्सा बने और पंचकुला के तमाम मुद्दों पर बातचीत करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी जी से कि वो ज्ञान जी को मंच पर लेकर आएं और इस सेशन पर उनके साथ चर्चा करें, उनसे बातचीत करें कि पंचकुला विकास की गति पर कहाँ है, कहाँ पहुँचा है और पंचकुला को लेकर सरकार की, पंचकुला के जो जिम्मेदार हैं उनकी क्या सोच है और इसे कहाँ तक आगे और लेकर जाना है। ओवर टू यू सुंदर जी। बहुत धन्यवाद साक्षी। पंचकुला मंच पर लगातार उन समस्याओं को जगह दी जा रही है जो पंचकुला के लोगों के लिए, पूरे ज़िले के लोगों के लिए ज़रूरी हैं, और वो चुनौतियां जिनका यहाँ के लोग सामना कर रहे हैं और उनका समाधान किस तरह से हो रहा है, यहाँ के शासन, यहाँ के प्रशासन से लगातार बात हो रही है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं पंचकुला मंच में। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि सब जानते हैं कि जिस तरह से आपने हरियाणा के हक की बात की कि पंजाब से जो 40% हमारा जो हक है उसे लेना है, प्रधानमंत्री तक आपने बात पहुंचाई, पूरे प्रदेश में आपने बात पहुंचाई, लेकिन वो हक आप ले नहीं पाए, आप दिला नहीं पाए हरियाणा को। विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा 40% है, लेकिन 27% हमारे पास है। सोलंकी जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कि उन्होंने पंचकुला में एक अपने मंच के माध्यम से पंचकुला के लोगों की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया कि जो हरियाणा प्रदेश का 40% हिस्सा हरियाणा को मिलना चाहिए था विधानसभा में, वो आज तक हमें पूरा हिस्सा नहीं मिला। सोलंकी जी, मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि ये हिस्से का डिवीज़न जब हुआ था 1966 के अंदर जी, पंजाब और हरियाणा, हिमाचल के अलग अलग जितना जितना हिस्सा था उनको दिया गया, अनाउंसमेंट की गई। उस अनाउंसमेंट के अंदर पंजाब विधानसभा 60%, हरियाणा विधानसभा 40%, चंडीगढ़ कहाँ जाए, जो पंजाब के लगभग 105 गांव हैं वो गांव जो हैं वो हरियाणा को मिलने चाहिए, SYL का पानी जो है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। ये बहुत सारे इश्यूज थे जो उस समय सेटल हुए थे, डिसाइड हुए थे, आज भी बने हुए हैं। हाँ, वो इश्यूज जो हैं। लेकिन आज मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख भी है कि 48 साल 1966 से लेकर के 2014 तक किसी भी सरकार ने, किसी भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने अपना हिस्सा मांगने तक की ज़रूरत नहीं की कि हम अपना हिस्सा जो है वो पंजाब से मांगे तो सही, बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती। तो इसलिए इस इश्यू को मैंने जब अपने विधानसभा के अंदर देखा कि ये हिस्सा हमारा हमें मिलना चाहिए, हमने उस इश्यू को रेज़ किया। और आज भी हमने कहा है कि हमें जो हमारा हिस्सा है वो, चाहे वो
पंजाब विधानसभा के पास है जो हिस्सा या SYL है, जो अदर मुद्दे हैं, नहीं, लोग वो कहते हरियाणा हैं- को मिलने चाहिए। लोग कहते हैं आप अपना हिस्सा तो ले नहीं सके, दूसरी विधानसभा ढूंढने लगे। नहीं, देखिए वो एक अलग इशू है। आज हमारी हरियाणा विधानसभा की स्थिति, शायद आपको तो जानकारी है, वैसे ठीक है कि आपने क्वेश्चन किया है। हरियाणा विधानसभा के अंदर आज कुल संख्या विधायकों की 90 है। जी, परिसीमन आज आने जो वाला है और परिसीमन आने वाला है, उस परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या 125 होने वाली है। और उस 125 की संख्या को बिठाने के लिए आज हरियाणा विधानसभा के अंदर 2 विधायक भी अगर और एक्स्ट्रा आ जाएं तो वो हम बिठा नहीं सकते। ऐसी स्थिति आज हरियाणा विधानसभा की अंदर। तो लेकिन अगर जब हम 2026 की बात करते हैं, परिसीमन की बात करते हैं, उसके बारे में हमें अभी से सोचना होगा कि हमें क्या करना है। आज हम वो जो हमने पंजाब विधानसभा से हिस्सा मांगा है, वो कोई हमें अपने हॉल का हिस्सा तो देंगे नहीं, हमें कोई दूसरा हॉल के अंदर जगह है नहीं। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि 2026 के अंदर जब 125 विधानसभा के अंदर माननीय सदस्य सुन करके आएंगे तो उनके लिए हमने क्या प्रोविज़न करना है। तो उस दृष्टि से मैंने ये विषय जो उस समय की परिस्थिति को देखते हुए और आज जो विधानसभा के अंदर हम जिस परिस्थिति के अंदर हैं, वो आप देखिए कि विधानसभा के अंदर हम जब राजस्थान विधानसभा में जाते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हर मंत्री को, उसके सेक्रेटरी को, उसके स्टाफ को अलग अलग कमरे बने हुए हैं। कहीं भी किसी भी विधानसभा के अंदर चले जाइए, लेकिन केवल एक हरियाणा विधानसभा ऐसी है कि आज हमारे किसी मंत्री के पास भी अलग से बैठने के लिए कमरा नहीं है। नहीं, ये अच्छा सोचा आपने। जो हमारी कमेटीज़ हैं जी, आप जाकर के देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा के कि हर कमेटी के चेयरमैन को अलग से कमरा मिला हुआ है, स्टाफ मिला हुआ है। कमेटीज़ का काम बहुत लंबा होता है, लेकिन आज विधानसभा के अंदर किसी चेयरमैन के पास 1 इंच भी जो कमरे की जगह नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां और तो और मुझे कई बार दरअसल विपक्ष, हमारे जो स्पीकर साहब, विपक्ष ये कहता है, पत्रकार साथी जो हाँ, हैं वो भी कहते हैं कि हमें बैठने के लिए जगह नहीं है, जगह की कमी है। और ये बहुत अच्छा सोचा, आगे की सोच थी कि आपने उस नई विधानसभा बनाने का फैसला किया, लेकिन विपक्ष ये कहता है दरअसल आप लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर है। नहीं, देखिए अगर इच्छा है तभी ये हमने, आप ना तो वो अपनी जमीन ले पाए, ना SYL का पानी ले पाए, ना जो अपने गांव है वो ले पाए। देखिए सोलंकी जी, एक विज़न होता है जी। 50 साल तक कांग्रेस या दूसरे लोग सत्ता में रहे, कभी उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं, कभी उनका विज़न ही नहीं है कि हमें अपनी विधानसभा के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, जो हमारे मंत्रियों को, हमारे जो चेयरमैन हैं उनको स्थान मिलना चाहिए, हमारा जो स्टाफ है विधानसभा का उसको बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। एक विज़न जो है कि हमारा जो सेटअप है विधानसभा एक बहुत उच्च, मैं कहूँगा जिसकी एक प्रतिष्ठा है, ऐसा स्थान है, और ऐसे स्थान के लिए, ऐसी एक विधानसभा के लिए हमारे पास बैठने तक की जगह ना हो तो ये बहुत एक चिंता का विषय है। वो तो आपने विकल्प ढूंढ लिया। हाँ। वो तो आपने आगे की सोच के चलते नई विधानसभा बनाने की कवायद शुरू कर दी, लेकिन दूसरों ने तो सोचा भी नहीं इस बारे में। दूसरों ने, जिनकी बात आप विपक्ष की बात करते हो, साधुवाद है, इंडिया न्यूज इस बात को साधुवाद करता है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की स्थिति, SYL का जो पानी है, सुप्रीम कोर्ट भी अब हरियाणा के हक में फैसला दे चुका है, लताड़ लगा चुका है, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, हमने जब हमारी सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इशू को हम लेकर के गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के हमने अच्छे जो हमारे एडवोकेट थे, जिन्होंने वहाँ पर अपना पक्ष रखा, और अपना पक्ष रखने के पश्चात जो फैसला आया वो हमारे पक्ष में आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि SYL का पानी जो हरियाणा को हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर ये जो व्यवस्था है कि संविधान के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम एक डिसाइडिंग अथॉरिटी है, उन्होंने डिसीजन किया है कि SYL का पानी मिलना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार को लताड़ भी लगाई गई है और उनसे कहा गया है कि जल्दी से जल्दी जो SYL का पानी है वो हरियाणा को मिले। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सर, हाँ, लेकिन पंजाब सरकार तो आप देखिए देख ही रहे हैं। आप लोग करेंगे क्या ऐसे? नहीं, देखिए अल्टीमेटली
सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके निर्णय को नहीं मानना ये कोर्ट की अवमानना है। अब कोर्ट के मानना अवमानना कोई भी व्यक्ति करता है या कोई इंस्टीट्यूशन करती है तो उसके ऊपर कोर्ट अपने आप संज्ञान लेगा। कोर्ट के अंदर जाकर के हम कहेंगे कि हमारा पानी जो है ये दे नहीं रहा, आपका आदेश है, इसको आप दिलवाइए। फिर मिल जाएगा पानी? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? ये देखिए, इंतजार करिए थोड़ा सा। बहुत लंबा इंतजार हो गया हरियाणा के लोगों का। नहीं देखिए, वो बात सही है, इंतजार तो आप लोगों ने करवा दिया। नहीं, डबल इंजन सरकार आपकी, उसके बाद भी ये स्थिति। नहीं, देखिए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो तो कोई भी सरकार उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकती। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक के अंदर फैसला दिया है, उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। चलिए, पूरे प्रदेश को ये इंतज़ार है कि हरियाणा सरकार या बीजेपी सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है, और SYL क्योंकि उस पर हक है पूरे प्रदेश का, और ये इंतज़ार बड़ा लंबा होता जा रहा है। सर, एक और बात लगातार आ रही है, जो राजनीतिक तौर पे, क्योंकि 9 बरस की सरकार आपकी हो गई, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि जिन वादों को लेकर आप लोग आए थे हरियाणा में, चाहे वो रोज़गार की बात कर लें, चाहे वो किसान की बात कर लें, चाहे वो महिलाओं की बात कर लें, मतलब कोई सा वर्ग खुश नहीं है आप लोगों से, ये सीधा दावा करता है। रोज़गार में नौकरियों के बहुत सारे वो आंकड़े देते हैं कि इतनी बेरोज़गारी कभी हुई नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं, आप लोग विकास की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि इतना कर्ज ले रखा है सरकार को, होश ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए सोलंकी जी, हमारी सरकार 2 मुद्दों को लेकर के या 2 विषयों को लेकर के आई थी। हमने कहा था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। जो हमने कहा था उसको चरितार्थ करके हमने दिखाया है। आज हम बात करते हैं कि 90 के 90 विधानसभाओं के अंदर विकास के जो काम हुए हैं शायद पिछले 50 साल के अंदर नहीं हुए। आज हमने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, अपने इस पंचकूला की देता हूं, पंचकूला क्षेत्र की देता हूं। जिस प्रकार से क्षेत्रवाद हावी था, जहां से जो मुख्यमंत्री आया अपने इलाके का विकास हुआ, उपेक्षित हो गया उत्तर हरियाणा, पंचकूला उपेक्षित हो गया, अंबाला उपेक्षित हो गया, यमुनानगर उपेक्षित हो गया। विकास की दृष्टि से जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर या केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है, आज पंचकूला का विकास भी हुआ है, भिवानी का विकास भी हुआ है, हिसार का विकास भी हुआ है। तो उस दृष्टि से हमने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और क्षेत्रवाद या भाई भतीजावाद या जो परिवारवाद, उसको हमने खत्म किया है। आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार काम ही नहीं होते हैं। कौन कहता है? क्षेत्र आज मेरे पास सोलंकी जी, हाँ जी, मैं ये लिस्ट लेकर के आपकी विधानसभा पे आऊंगा। पहले मैं सोच रहा पहले आपकी सरकार पे बात कर ले। मैं सरकार ने किए ये काम, ये काम जो किए हैं ये सरकार ने किए हैं। ये कहना कि सरकार में काम नहीं होते, 124 कामों की लिस्ट है आपके। मैं इस मंच से जो कि कोई भी व्यक्ति इस लिस्ट को, कोई भी एक इशू को चैलेंज करना चाहे, मैं उससे चर्चा करने के लिए तैयार हूं, उससे बातचीत करने के लिए तैयार हूं। पंचकूला में गांव में हमारी बात हुई, लोगों का कहना है कि सड़कों का बुरा हाल है। नहीं देखिए, 124 कामों में क्या वो सड़कें हैं? नहीं, बिल्कुल सड़कें हैं। देखिए मैं बताता हूं सोलंकी जी, सड़कों की एक अवधि होती है, नई सड़क बनती है, वो 7 साल के बाद उसके फिर दोबारा सड़क बनती है। 2014 के अंदर हमारी सरकार आई, 2015 के अंदर, 16 के अंदर पूरे गांवों की सभी सड़कें हमने बनवाई। आज उन सड़कों को बने हुए 7 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल भी हो गए। उन सड़कों का दोबारा से निर्माण जो है वो शुरू हो चुका है। पहली दृष्टि के अंदर जो 8 सड़कें मुझे लगता था कि ये सड़कें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, 28 करोड़ रुपए की राशि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सड़कों के निर्माण के लिए दी, और उन 8 की 8 सड़कों के ऊपर, उसमें से 4 या 5 सड़कें ऐसी हैं जिनके ऊपर काम शुरू हो गया, 2-3 सड़कें ऐसी
जिसके अंदर कोई फॉरेस्ट की जो ऑब्जर्वेशन है या कोई टिप्पणी है उसके कारण रुकी हुई हैं, लेकिन सारी की सारी सड़कों का निर्माण अगले 3 महीने के अंदर, और 25 करोड़ की सड़कें। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि एक भी कोई पक्का रास्ता कच्चे गोहर का नहीं हुआ था। हमारी सरकार आई, हमारे गाँवों के अंदर कच्चे जो रास्ते थे उनको पक्का हमने करवाया। आज गाँव के अंदर हमने, जो मेरे क्षेत्र के अंदर 18 सरपंच हैं, 20 या 21 गांव हैं, बाकी के गांव विधानसभा इसमें नगर निगम में आते हैं, उनके अंदर 46 कम्युनिटी सेंटर हमने अपने कार्यकाल के अंदर बनाए हैं। और पहली सरकार ने एक भी कम्युनिटी सेंटर किसी गांव के अंदर नहीं बना था। आज गांवों की स्थिति ये है कि ऐसे भी गांव हैं जहां एक गांव के अंदर 18 से 20 करोड़ रुपया मैं लिख करके दे सकता हूं कि कहां कहां हमने खर्च किया। ऐसे भी गांव हैं, और कम से कम 2 या 3 करोड़ रुपया हर गांव के अंदर गांव की समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो बिजली की समस्या थी, चाहे बिजली 24 घंटे बिजली 2014 के बाद अगर कहीं आई है, सबसे पहले पंचकूला के अंदर आई है। पंचकूला केवल शहर के अंदर नहीं, सभी गाँव के अंदर, मोरनी की उन ढानियों के अंदर भी जहां कभी बिजली का नाम निशान नहीं होता था, आज 24 घंटे बिजली हमारी सरकार ने दी है। आज पानी की बात करते हैं, सारे गांवों की जो पाइपलाइन है वो हमने बदलवाई है। 1966 से लेकर 2014 तक मैंने ऑन पूरी वो रिपोर्ट मंगवाई है। केवल 40 ट्यूबवेल लगे थे और पिछले 9 साल के अंदर 44 नए ट्यूबवेल और ऐड हुए हैं। 84 ट्यूबवेल जो हैं आज काम कर रहे हैं। आज हमारा कजौली, जो आप हिस्से की बात कर रहे हैं, हमारा कजौली ये भाखड़ा मेन जो लाइन है उसमें कजौली वाटर वर्क्स जो है उसके अंदर हमारा हिस्सा था। 25 किलोमीटर लाइन डलवा करके वहाँ से कजौली से पंचकूला के लिए पानी 62 करोड़ रुपए की लागत से हम लेकर के आए हैं। 2015 के अंदर में शुरू किया, 2016 के अंदर यहाँ पर पानी आ गया। तो वो काम जो 50 साल पहले होने चाहिए थे वो हमने करवाए हैं, पानी की दृष्टि से, बिजली की तरह से। मैं सड़कों का सवाल दरअसल इसलिए पूछ रहा था कि कई विधानसभाओं में गठबंधन आड़े आता है और आपके नेता चौधरी वीरेंद्र भी कहते हैं कि यहाँ तो सारा कमीशन लेके ही काम होता है, वैसे तो होता ही नहीं सड़कों का। नहीं, देखिए ऐसा मेरे यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये जोरदार तालियां इस बात पे हो जाए कि चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, पंचकूला में दरअसल ज्ञानचंद जी ने ये स्थिति कर दी है कि काम ढूंढना पड़ता है। ये दावा है ज्ञानचंद जी का। एक सर ये डंपिंग यार्ड वाला विषय है। हाँ। ये देखिए ना, कितना पुराना। बिल्कुल सही आपने सोलंकी जी सही विषय पकड़ा कि जो 1966 जब से पंचकूला बना, 2014 तक सेक्टर 23 के अंदर डंपिंग यार्ड था। यानी 48 साल का जो कूड़ा करकट कबाड़ सारे घरों का था वो सेक्टर 23 के अंदर इकट्ठा होता था। उस 48 साल के कूड़े को, करकट को, जो कबाड़ को, उसको वहाँ से उठाने का काम हमने शुरू किया है। 32 करोड़ का टेंडर हमने दिया है। लगभग 1 महीने से उस जो डंपिंग यार्ड है उसको क्लियर करके वहाँ एक अच्छा पार्क विकसित करने की योजना है, और मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर वो पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक डंपिंग यार्ड की समस्या जो थी वो झुरीवाला को लेकर के थी। डंपिंग यार्ड के लेकर झुरीवालों के अंदर एक डंपिंग यार्ड हमने दूसरा किया था, क्योंकि सेक्टर 23 के अंदर लोगों का ऑब्जेक्शन था कि ये घरों के अंदर आ गया। हमने दूसरा प्रपोज किया, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन अब वहाँ झुरीवाला का भी जो डंपिंग यार्ड है, अब वहाँ पर कूड़ा डंप नहीं होता। जो भी कूड़ा घर घर से हमारे जो व्हीकल जाते हैं, फ्री के अंदर कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो झुरीवाला के अंदर लेकर के जाते हैं, और वहाँ सेम डे वहाँ से उठा करके जो बड़े जो डंपर हैं उनके यहाँ पटवी के अंदर हम उस कूड़े को वहाँ पर ले जा रहे हैं, वहाँ सॉर्टी कर रहे हैं, वहाँ पर खाद वगैरह बन रही है। लेकिन आज डंपिंग ग्राउंड की कोई भी समस्या पंचकूला के अंदर नहीं है। डंपिंग ग्राउंड की जो बात हो रही है, क्योंकि ये पुराना मसला था, आप कह रहे हैं कि समाधान ढूंढ लिया है। एक और बात सर, जैसे ही आपकी सरकार आई, हालांकि फैसला आप बताया कि HMT को पहले ही जाने का हो गया था, लेकिन आप रोक भी तो सकते थे। यहाँ के युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए एक बड़ी चीज़ थी HMT,
उसको जाने खत्म क्यों होने दिया आप लोगों ने? देखिए, इसका निर्णय 2011-12 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर थी, बहुत सारे और निर्णय बदले हैं आप नहीं, लोगों ने नहीं, उनके, निर्णय तो देखिए, ये भी सुनिए। बदल देते। ये जो यहाँ से शिफ्ट करने का काम 2011-12 के अंदर उसको क्लोजिंग का काम शुरू हो गया था, लेकिन हमने प्रयास किया, लेकिन काम इस स्तर तक आगे बढ़ चुका था कि उसको वापस लेना मुश्किल था। लेकिन अभी जो HMT की ज़मीन खाली हुई है उसका उपयोग अच्छे ढंग से हो सके, जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके, लोगों को काम मिल सके। अभी हमने एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी, क्योंकि सेब का जो घर है वो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल से जो सेब आता है सबसे पहले पंचकूला में अंदर आता है, तो एशिया की सबसे बड़ी सेब मंडी उस स्थान के ऊपर बन गई है और वहाँ काम शुरू हो गया है। अब के सीज़न के अंदर जो सेब आ रहा है वो जो हमारी सेब मंडी है पिंजौर की, उसके अंदर आ रहा है। तो उस दृष्टि से जो अगर को जो पिछली सरकार ने निर्णय किया कोई HMT का लेकर के, इससे पहले भी एक और ये कांग्रेस की सरकार के अंदर यहाँ भूपेंद्रा सीमेंट जो वो थी फैक्ट्री थी, वो भी 1993 के अंदर कांग्रेस राज के अंदर बंद हुई। ये जो सीमेंट की फैक्ट्री गई, आज कांग्रेस के लोग प्रश्न तो पैदा करते हैं, जब उन्होंने निर्णय लिया था यहाँ से जाने का निर्णय हुआ था तब वो चुप बैठे रहे, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब निर्णय हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, आदेश हो गए, उसके बाद जब हमारी सरकार आई कि अब उसको जो ये है भारतीय जनता मेरे पार्टी, दरअसल स्पीकर साहब कंसर्न यही था कि ये पंचकुला के युवाओं के लिए रोजगार की बड़ी दिक्कत है, उसको लेके ये सेब मंडी है, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को फायदा होगा। लेकिन ऐसी और क्या योजनाएं या और ऐसी क्या योजनाएं लाई जा सकती हैं वहाँ, उस पर कुछ काम किया है आपने, आपकी नहीं, तरफ से कुछ काम हुआ देखिए, है? मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, युवाओं की दृष्टि से, युवाओं को रोज़गार देने की दृष्टि से, आज चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी तौर पर, लगभग 700 या 800 नए जो प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, उनकी ऑक्शन हो चुकी है, उनके ऊपर निर्माण कार्य चल रहा है। और वो जब इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी तो निश्चित तौर पर जो हमारे युवा हैं उनको वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। और युवाओं की दृष्टि से मैं एक चीज़ और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, जहाँ विकास की बात करते हैं जी, यहाँ हमने पंचकूला के अंदर पॉलिटेक्निक कम स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की, जिस मल्टी स्किल सेंटर के अंदर 150 कोर्सेज हमारे युवाओं को करवाए जाते हैं, 1 सप्ताह से लेकर के 3 साल तक, ताकि उनके पास कोई स्किल हो, ताकि उनके पास कोई ज्ञान हो, जाकर के कोई अपना काम भी कर सकते हैं, जाकर के किसी भी जगह फैक्ट्री के अंदर। लेकिन इस तरह की संभावनाएं तो पैदा कीजिए, पहले संभावना तो बनाइए। नहीं, कोर्स या कौशल लेके वो जाए कहाँ? नहीं, इस फैक्ट्री के अंदर जाएगा, अपना व्यापार सेट करेगा, अपनी फैक्ट्री सेट करेगा, अपना काम सेट करेगा, अपना काम धंधा करेगा। देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, उसको लिमिटेड नौकरी है, वो उसके अंदर कोई भी आदमी, हाँ कि हमारा युवा स्किल्ड हो, उसको जहाँ भी जाए कोई परेशानी ना हो, उसका इंतज़ाम हमने किया है। ITI लेकर के आए हैं, स्किल्ड यहाँ पे जो आए हैं। अब इंजीनियरिंग, अब आप देखिए कि हमने इसी जो पॉलिटेक्निक का मल्टी स्किल सेंटर है, इसके अंदर 5 नए कोर्सेज इंजीनियरिंग विंग के आ गए, और इस कॉलेज का नाम अब इंजीनियरिंग कम टेक्निकल एजुकेशन जो है वो कॉलेज बन गया है। इंजीनियरिंग के क्लासेस वहाँ 5 सब्जेक्ट्स के अंदर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सबसे आजकल बड़ा इसका रोल है, जो आज एरोबेटिक्स को लेकर के जो नए कोर्सेज शुरू हुए हैं, या अन्य जो नई टेक्निक है उसको लेकर के हमने अपने इस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इसकी शुरुआत की है। तो युवाओं को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्किल्ड बने, अपना धंधा अपना करें, अपने आप करें। उनको प्लॉट भी दिए जा रहे हैं। अभी जो ज़मीन हमने एक्वायर की है, जो ज़मीन ज़मींदारों की आई है, उन ज़मींदारों को 1-1 कनाल के प्लॉट दिए हैं कि ताकि उनके बच्चे
उनके प्लॉट्स के अंदर अपना काम धंधा सेट कर सके। तो ये हमारा प्रयास है कि हमारा ये युवा अच्छा बेरोजगार- प्रयास है। ज्ञानचंद जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि नौकरी मांगने की बजाय अब युवाओं को इस तरह सक्षम किया जा रहा है कि वे नौकरी दें। बहुत अच्छी कवायद है। लेकिन सर एक और बात, जवानों की आपने युवाओं की बात की, घग्गर नदी ने जिस तरह से नुकसान किया, ऐसा लगा कि आपको पता ही नहीं है कि कौन आप कहता है? सोए हुए हैं। रात के 2 बजे अगर कोई व्यक्ति घग्गर नदी के ऊपर खड़ा था तो मैं खड़ा नहीं, था। रात के 2 बजे तो आप खड़े थे, लेकिन घग्गर नदी की देखिए, जो ये- अनदेखी है वो इतना नुकसान कर नहीं, जाएगी। देखिए, ये जैसी दूरदर्शिता आपकी विधानसभा में दिख रही है वहां नहीं दिखी। देखिए, जो प्राकृतिक आपदा है वो बता करके नहीं आती किसी को। लेकिन उसके देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी सरकारें जो हैं जिन्होंने धाराशाही हो गई, लेकिन जो नुकसान सेक्टर 26 के अंदर या सेक्टर 28 के अंदर 2 जगह के ऊपर, लेकिन उसकी पूर्ति 15 दिनों के अंदर कर देना चाहिए। एक समय के ऊपर 17 जेसीबी मशीन एक स्थान के ऊपर काम कर रही हूँ, 4 पोकलेन काम कर रही हूँ, और उसको हमने 15 दिन के अंदर उसी स्टेज के ऊपर लेकर के आए जो पहले था। ये प्राकृतिक आपदा आई, किसी को मालूम नहीं था, उसने आकर के निश्चित तौर पर, लेकिन एक बार तो जो उस सेक्टर के लोग थे कुछ सहमे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि काम हो रहा है, जो वहाँ पर खड़े होकर के लोगों ने अपने आप तौर पर पार्टिसिपेट करके उस जो आपदा के ऊपर काबू पाया, मैं समझता हूँ कि हमने ये नहीं कि भी हमने कोई भी काम करने से शर्क किया हो। जो भी कोई मुसीबत लोगों को आई है, उस मुसीबत में लोगों के साथ खड़े हुए हैं और उस मुसीबत को दूर किया है। सहमत हैं तो जोरदार तालियां हो जाए। मैं सर कुछ बुनियादी चीज़ें हैं आपके शहर की, आपके ज़िले की, वो उन पे आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। आवारा पशु, पार्किंग, ट्रैफिक जाम, और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात हुई, वहाँ सड़कों की समस्या। इस पे भी बता दीजिए, पूरा प्रदेश, पूरा पंचकुला आपको सुन रहा है। क्या ये बुनियादी चीज़ें नहीं हैं जिनका हल हो जाना चाहिए था? नहीं, जहाँ तक आपने कहा पार्किंग की व्यवस्था, मुझे लगता है कि 50 साल के अंदर किसी ने सोचा नहीं। मल्टी लेवल पार्किंग सबसे बड़ी समस्या थी। जो डिप्टी कमिश्नर कार्यालय या जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके बाहर मुझे अभी भी याद है कि 6 फुट नीचे खड्डा होता था, उसके अंदर पार्किंग हुआ करती थी। अगर हमारी सरकार आई, मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण हमने वहाँ पर करवाया। आज 1000 व्हीकल उस मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। आज माता मनसा देवी के अंदर जिस प्रकार से जब मेला आता है, बहुत सारे श्रद्धालु उस टाइम आते हैं जी। आज लगभग 700 या 800 गाड़ियों की मल्टी लेवल पार्किंग हमने माता मनसा देवी के अंदर बनवाई। आज हम मल्टी लेवल पार्किंग ये आप ही की सरकार के दौरान यस हमने। मैं एक बात और आपसे कहूँगा, जो जिस भी काम का मैं जिक्र करूँगा वो हमने शुरू कराया, हमने ही ख़त्म करवाया। उससे पहले ही चलने वाला कोई काम नहीं था। 1914 के अंदर सरकार, 2014 के अंदर सरकार आई, नवंबर का महीना था, 2015 के अंदर काम शुरू हुए, कोई 2017 में पूरा। आप ये हाँ, जिस हम इस PWD रेस्ट हाउस के अंदर बैठे हैं, ये भी हमने 2017 के अंदर शुरू कराया, 2019 के अंदर कंप्लीट हुआ। जो भी काम मैंने आपको बताए वो हमने शुरू लेकिन कराया। हुड्डा साहब कहते हैं कि आपकी तो फीता काटने वाली सरकार है। कौन कहते हैं? हुड्डा साहब कहते हैं। देखिए, मैं बड़े नेता हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी जो सोच है या उनकी जानकारी है मेरे से ज़्यादा है। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, लेकिन विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है। आज विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, इसलिए ये छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं, और विपक्ष का ये कर्तव्य भी है। और विपक्ष में ये मानता हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ही मजबूत कर दिया इस बार आप नहीं, लोगों ने देखिए, विपक्ष ज़्यादा को। मजबूत नहीं है, ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन विपक्ष समय समय पर सरकार को सचेत करता रहे,
सरकार की कमियां कहीं रहती हैं उनको इस बार जताता कह है। रहे हैं कि विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। देखिए, ये बाहर का रास्ता तो जनता के हाथ में है। जनता ही उनके देखिए, साथ होगी। लोकतंत्र में जनता भगवान है और उसका निर्णय पूरे सब लोगों को मानना होता है। जैसे भगवान की जो मर्जी है उसको हम मानते हैं, ऐसे ही जो लोकतंत्र में जनता की जो मर्जी है उसको हम मानते हैं। तो इसलिए जब वही जनता कहते हैं कि ये जनता ने डिसाइड मन बना लिया अब। ये डिसाइड तो जनता ने करना है वो कहते हैं कि कि जनता ने मन बना लिया अब। देखिए, ये काम तो इस जनता ने देखना है कि इन 9 साल के अंदर कितने काम हुए। और उससे पहले 10 साल हुड्डा जी रहे। 10 साल हुड्डा जी के कामों का कंपैरिजन हमारे इन 9 सालों के अंदर, मैंने तो कहा कि 48 साल का कर लीजिए, 9 साल का छोड़िए, 10 साल का छोड़िए, 48 साल के अंदर जो पंचकूला के अंदर काम नहीं हुए हमने 9 साल के अंदर करके दिखाए हैं। इसलिए जनता डिसाइड करेगी कि ये जो सरकार चल रही है आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसने कितना विकास किया है ये जनता बताएगी। मोदी जी का जिक्र किया आपने, तीसरी बार मोदी सरकार क्यों? ये तो डिसाइडेड है, ये तो आम लोगों की आवाज है, आप ये मेरी डिसाइड आवाज कर रहे नहीं हैं, है। अभी कह रहे हैं जनता डिसाइड करेगी। हाँ, ये लोगों की, मैं ही कह रहा हूँ, जनता की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है। ये हमारी आवाज तो है लेकिन जनता की आवाज है, वही हम बोल रहे हैं। जो जनता की आवाज है वही हम कह रहे हैं। नहीं, आप कैसे तय कर लेते हैं कि जनता की आवाज़ ये है? नहीं, जनता, हम मिलते हैं रोज में, सारा दिन जनता में ही रहते हैं। हर आदमी ये कहता है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। बताइए क्या विकल्प है, आप बता दीजिए। विकल्प तो जनता अपने आप दे देती है। हम नहीं, और आप कौन होते हैं? नहीं, आपको भी तो कोई, आप भी जनता में एक वो है, लोकतंत्र का अंग है। जब जनता चुनने पे आएगी तो किसी को भी विकल्प बना देगी। लोकतंत्र का एक अंग है, तो आप भी बता दीजिए। अच्छा सर, नहीं, हम तो क्या, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है और जब वो विकल्प बनाने में आती है तो पता नहीं 140 करोड़ में से किसको चुन ले। ये बात सही है, बिल्कुल। मैं एक आखिरी सवाल, वक्त पता ही नहीं चला आपसे बात करते करते। ये जो पंचकूला के लोग हैं, आप कहते हैं कि तकरीबन आपने काम सब खत्म कर दिए हैं, काम ढूंढना पड़ता है। ये हमारा एक मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह का अनुभव बहुत कम देखने को मिलता है कि विधानसभा में अमूमन लंबी सूची होती है काम की। लेकिन अब क्या है आपकी प्रायोरिटीज़, अब बचे हुए इस कार्यकाल में, इस सरकार के में क्या पंचकूला के लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं तो हर रोज़ नई समस्या आती है। आपके घर में भी रात को आप सोते हैं, चैन की नींद के भी सब समस्याएं पूरी हो गई, अगले दिन जब उठते हैं तो फिर कोई ना कोई समस्या सामने नज़र आती है, उसको हम पूरा करते हैं। हमने प्रयास किया है जो जन समस्याएं हैं उनका हम अच्छे ढंग से समाधान कर सकें। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल समस्याएं ज़ीरो हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं। समस्याएं हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि उन सभी समस्याओं का समाधान आने वाला जो समय है उसके अंदर हम करेंगे। और विशेष तौर पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो 2 बड़े काम अगले साल के अंदर होने जा रहे हैं, जिनकी रूपरेखा 90% बन चुकी है। पहला है मेडिकल कॉलेज पंचकूला के लिए, सभी चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, ज़मीन डिसाइड हो चुकी है। ये भी तय हो चुका है कि उसकी कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग की, वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अपने फंड से कराएगा। कब कराएगा? ये शुरू होने वाला, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अच्छा, जल्दी कुछ ही दिनों के अंदर भूमि पूजन उसका होने वाला है। और उसके साथ साथ जब तक वो बिल्डिंग बनकर के तैयार होगी, जो अगला सत्र है, अगले सत्र के अंदर MBBS की क्लासेस पंचकूला के अंदर शुरू हों, उसके लिए भी हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ केंद्र सरकार को लिख करके भेज दिया है। 4 या 5 मीटिंगें हुई हैं, इंतज़ार है तो सिर्फ 2 बड़े जो यूँ कह लीजिए कि हॉल, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनको बोलते हैं लेक्चर हॉल, वो लेक्चर हॉल के लिए बन रहे हैं, उसका प्रोविज़न हो चुका है। कुछ ही दिनों के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगले सत्र के दौरान MBBS जो कॉलेज की क्लासेस हैं वो यहाँ शुरू हो जाएंगी
और जो नई बिल्डिंग है उसका भूमि पूजन करके, क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कहा है कि उसका नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मेडिकल कॉलेज बना है। तो हमने उसको कहा कि ठीक है आप बना करके दे दीजिए, 500 करोड़ 600 करोड़ रुपया लग रहा है, वो लगाने के लिए तैयार हैं, उसकी सहमति भी हो चुकी है। दूसरा जो मेरे मन के अंदर जो है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 1996 के अंदर 1997 के अंदर चुनाव थे, चुनाव से पहले उन्होंने एक शगुफा छोड़ा कि जो हमारे राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और खड़ग मंगोली के जो भाई हैं इनको हम प्लॉट देंगे, और उनसे प्लॉट के पैसे जमा करा लिए, लगभग 2500, 3000, 2500, 3000। सरकार भी आ गई, सरकार चली भी गई, प्लॉट नहीं मिले। फिर 2009 के अंदर जब चुनाव आने थे, 2008 के अंदर फिर शगुफा छोड़ दिया कि आप 8000 या 8500 रुपये पैसे जमा करा दिए, आपको हम एक मरले के प्लॉट अभी दे देंगे। उस बात को 15 साल हो गए, 2008 को 2023 आ गया, लेकिन हमने कहा है कि जो हमारे ये स्लम्स के अंदर रहने वाले भाई हैं, जैसा मैंने कहा हमारे 7 सरोकार हैं, उसमें एक सरोकार हमारा स्लम फ्री पंचकूला भी है। उसके लिए जो हमारे रेजिडेंट्स हैं स्लम्स के अंदर रहने वाले, उनका सर्वे हो चुका है, पूरी योजना बन चुकी है, उसको भी लेकर के प्रॉमिस तो ये है कि दिवाली से पहले हम उसका ड्रॉ निकालेंगे, लेकिन दिवाली तक मेरा ये प्रयास है कि उसका ड्रॉ निकाल करके उनको प्लॉट देने की प्रक्रिया, एक मरले का प्लॉट हम उनको देने की जो है वो फॉर्मेलिटीज़ लगभग पूरी हो सकी हैं। ये मेरा एक 2 जो काम हैं पेंडिंग है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। लेकिन इन 15 सालों में 9 साल आपके भी गुजर गए। हाँ जी, 15 सालों में 9 साल आपके भी गुजर गए। 9 साल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, नहीं 15 साल नहीं है, 1997 से लेकर 96 से शुरू हुआ था ये सिलसिला, तो अब तो मैं समझता हूँ। बस एक छोटा सा कम शब्दों में ये भी बता दीजिए, ये विधानसभा की नींव कब रखवा पाएंगे, नई विधानसभा की? जल्दी ही रख दिए, जल्दी रखी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बहुत शानदार तरीके से प्रदेश की, देश की और खासकर पंचकुला की जिस तरह से तस्वीर बदली है, उसका जो दावा किया है और जो दिखाई भी है, वो बहुत शानदार तरीके से बताई भी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर धन्यवाद, थैंक यू पंचकुला की जनता। और फिलहाल हमारे इस पंचकुला मंच में इतना ही, नमस्कार। Associate sponsor Neutralite, helping people live better, healthier lives. Health partner Alchemist Hospital, trust your health with us. Ojas Hospital, trust your health with us. Education partner Swami Devi Dayal Group of Professional Institute.